बच्चों नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखो, जिस प्रकार से अपन क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसी ऊपर ही आधारित इसमें क्या है, अपने को अलग अलग परिभाषाएं हैं उनके बारे में समझाना है और उन परिभाषाओं को क्या है लिखना है। अब देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं? आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? अब देखो, अपने को किसको परिभाषित करना है? एक तो समांतर रेखाएं, दूसरा है लंब रेखाएं, तीसरी है रेखाखंड, चौथा है वृत्त की त्रिज्या और पांचवा है वर्ग। अब ये सवाल कह रहा है कि कुछ इसमें ऐसे पद भी हैं क्या जिनको अपने को इन सब की परिभाषा देने से पहले उसको परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो देखो, इनमें ऐसा कोई पद है क्या जो इनकी परिभाषा से पहले अपने को उसकी परिभाषा देने की आवश्यकता है? तो उसमें क्या हो सकता है? जैसे मान लो, एक तो रेखा के बारे में अपन बता सकते हैं, उसके बाद में वृत्त के बारे में बता सकते हैं। अब ये जो रेखाखंड है, ये त्रिज्या, ये तो अपन बाद में इसकी परिभाषा लिखेंगे, समझाएंगे। यानी इससे पहले अपन क्या, एक तो रेखा के बारे में भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद में वृत्त के बारे में पढ़ सकते हैं और उसके बाद में चतुर्भुज के बारे में भी अपन उसको परिभाषित कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन रेखा के बारे में करेंगे। तो इसका जो अपन ने पहला पार्ट आपने पढ़ा होगा शायद, उसमें अपने यूक्लिड ने रेखा की जो परिभाषा दी थी, यानी उसने अनेक प्रकार की परिभाषाएं दी थी, जिसमें 4-5 क्या है मुख्य रूप से थी, उसमें एक रेखा भी थी। तो यूक्लिड ने क्या कहा था? रेखा एक चौड़ाई रहित लंबाई है। रेखा क्या है? रेखा एक चौड़ाई रहित लंबाई है। ये बात यूक्लिड ने कही थी अपनी परिभाषा में, और ये बात क्या है, बिल्कुल सत्य है। अपन मतलब जहां भी अपन रेखा का क्या उल्लेख करते हैं ना, उसमें उस रेखा की चौड़ाई का अपन कभी भी जिक्र नहीं करते हैं, सिर्फ उसकी लंबाई का ही जिक्र करते हैं। जैसे मान लो, ये एक आपके पास ये रेखा है, तो अपन इसको इसकी लंबाई को दर्शाते हैं, करने मतलब इस लंबाई को प्रकट करते हैं, इसकी चौड़ाई को अपन कभी भी नहीं देखते हैं। अब जैसे मान लो मैं इसका नाम दे दूं ए और बी, तो आप अब इसको किस प्रकार से अंकित करोगे? तो इसको आपको इस प्रकार से लिखना है, ए बी के ऊपर इस प्रकार से दोनों तरफ से तीर के निशान। अब ये जो संकेत है ना, ये संकेत आपको बताता है कि ए बी यहाँ एक रेखा है। अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं, ए बी, और इस प्रकार से खींच दिया, अब ये जो सिंपल जो लाइन है ना, अब इन दोनों साइड में क्या तीर के निशान है, इसका मतलब ये ए बी है, ये एक रेखाखंड है। यानी ये ए बी अपने को एक रेखाखंड को दर्शाता है। ये ए बी ऊपर दोनों तरफ से तीर के निशान, इसका मतलब ए बी अपने को किसको दर्शा रहा है? रेखा को दर्शा रहा है। अगर इसको मैं इस प्रकार से लिखूं, जैसे मान लो ए बी, और इस प्रकार से एक साइड में मैंने तीर का निशान लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है? ए बी एक किरण है। समझ में आ गया ना? यानी ये कि अपन रेखाखंड और किरण को इस प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद में दूसरी परिभाषा अपन जैसे मान लो वृत्त की लेंगे। तो प्यारे बच्चों, वृत्त के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, 6ठी क्लास 7वीं 8वीं में कुछ न कुछ तो वृत्त के बारे में आपने जरूर सीखा है, जरूर सुना है। तो वृत्त को अपन किस प्रकार से परिभाषित कर देंगे? बताओ प्यारे बच्चों, वृत्त को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? अब देखो, वृत्त को अपने जैसे मान लो वृत्त होता क्या है, जैसे एक ये मैंने आपके सामने एक बिंदु रख दिया, ठीक है। अब इस बिंदु से मैं इस प्रकार से समान बिंदुओं का एक बिंदु पथ बनाता हूँ। ये भी समान है, ये भी क्या है? समान है। इस प्रकार से ये भी क्या है? समान है। इस प्रकार से ये भी क्या है? समान है। ये जो समान बिंदु है ना, इन बिंदुओं बिंदु पथ, इनको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। अब इनको अपन आपस में इस प्रकार से मिला देंगे, यानी गोल घेरा बना देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? एक वर्त बन जाएगा। अब देखो, वर्त की अपन डेफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे उसको मैं अभी बताता हूं आपको। इस प्रकार से लिखेंगे, एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से
समान दूरी पर, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। अब जैसे जैसे मान लो ये आपके पास एक निश्चित बिंदु है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेंटर बिंदु या केंद्र बिंदु। अब परिभाषा क्या करिए, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, यानी ये यहाँ से ये दूरी ये भी क्या समान है, ये दूरी ये भी क्या समान है, ये दूरी ये भी क्या समान है, ये दूरी ये भी क्या है समान है। इन समान दूरियों को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का, अब समान दूरी के ऊपर स्थित ये जो बिंदु है ना, इस प्रकार से इन बिंदुओं का बिंदुपथ ही क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। यानी इसको अपने इस प्रकार से परिभाषित करेंगे। अब देखो और कोई इसमें है क्या जिसको अपने को परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो अब देखो जो वर्ग है, वर्ग से पहले अपन क्या करेंगे, चतुर्भुज की परिभाषा को डिफाइन करेंगे। यानी उसको अपने किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, यानी चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, चार भुजाओं या चार रेखाखंडों से बोल दो। जो रेखाखंड है वही क्या है, चतुर्भुज की चारों भुजाएं होंगी, और जो चार भुजाएं वही क्या है, चतुर्भुज के रेखाखंड होंगे। यानी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। ये भी अपन ने इसकी परिभाषा को लिख दिया। अब देखो जैसे मान लो ये एक भुजा ये हो गई, एक ये हो गई, ये एक और ये एक। अब ये जो चारों भुजाएं क्या एक प्रकार से बंद आकृति बनाती हैं, तो इन बंद आकृति को अपन क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। अब देखो और भी देखो बच्चों, कोई इसमें है क्या जो अपने को परिभाषित करने की आवश्यकता है। अब मेरे हिसाब से और तो कुछ है नहीं। अब अपन क्या करेंगे, इन्हीं को परिभाषित करेंगे। समांतर रेखाएं क्या है, लंब रेखाएं क्या है, रेखाखंड क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या है और वर्ग क्या है। दोस्तों, अगर आप आरएएस के प्री और मेंस की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है आरपीएससी आरएएस फाउंडेशन बैच कोर्स 2022, जहां आपको एक वर्ष के अंदर आरएएस के प्री और मेंस की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करवाई जाएगी। लाइव क्लास के साथ साथ आपको पीडीएफ, नोट्स और वीकली टेस्ट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इसके लिए आप आज ये प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके सिंपली आपको मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे रजिस्टर हो जाना है। इसके बाद में आपसे गोल पूछा जाएगा, तो आपको स्टेट पीसीएस के अंदर आरपीएससी को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में किसी भी लाइव क्लासेस को फ्री ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे कूपन कोड जोबितपीडी का इस्तेमाल करके आप किसी भी लाइव क्लास को अनलॉक करके आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आज अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपन समांतर रेखा को परिभाषित करेंगे। समांतर रेखा, समांतर रेखाएं। तो पहले तो आप इसको समझो भी समांतर रेखाएं होती क्या है। देखो समांतर रेखा जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है कि समांतर, यानी जो क्या है इस प्रकार से कोई भी एक साइड में जाए, जैसे इस साइड में चल रही है ये दो रेखाएं, ये क्या आपस में समांतर है। समांतर का मतलब इनके जो बीच का गैप है ना, यानी बीच की दूरी, ये बीच की दूरी हमेशा क्या है, एक समान रहती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखा है। अब देखो इन दोनों रेखाओं को आप इस प्रकार से कितना भी बढ़ाओ, यानी अनंत तक ले जाओ, ये रेखाएं आपस में कभी भी मिलेगी नहीं, यानी एक दूसरे को काटते नहीं है। कहने मतलब इनका जो अंतर है ना, वो अंतर हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। उसको हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। अब इसका आप एक प्रत्यक्ष उदाहरण देखो। जैसे मान लो हम एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, तो रेलगाड़ी में या ट्रेन में आप चढ़े होंगे, शायद आपने देखा होगा। तो रेलगाड़ी की जो पटरियां होती है ना, वो हमेशा क्या है, एक समान दूरी पर होती हैं। यानी जैसे मान लो यहाँ एक शहर से दूसरे शहर तक जाएंगे, अपने उसके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है,
तो ये जो रेल की पटरियां है ना वो 100 किलोमीटर तक क्या है एक समान दूरी पर ही रहेंगे। तो यानी ये समांतर रेखाओं का एकदम प्रत्यक्ष उदाहरण है जिसको हम लोग क्या देख सकते हैं। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी रेखाएं जो आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं या आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो समांतर रेखाओं के बारे में क्या लिखोगे? ऐसी रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करे वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। कहने का मतलब उनके जो बीच का अंतर है यानी गैप है वो क्या हमेशा एक जैसा रहता है। ये नहीं है कि थोड़े जैसे मान लो यहाँ से चले इसके बाद में इसका गैप यानी इनका जो गैप है वो क्या है ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं होता। इन दोनों जो दो सरलरेखा है उनके बीच हमेशा अंतर क्या है एक जैसा रहता है। अंतर एक जैसा रहने से वो कभी भी आपस में एक दूसरे से नहीं टकराएंगे, कहने मतलब आपस में मिलेंगी नहीं। अब देखो उसके बाद में दूसरी है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं क्या होती है प्यारे बच्चों? देखो लंब रेखाएं वो होती हैं, ये रेखाएं जहां भी आपस में एक दूसरे से मिलती है ना तो उस जगह पे क्या है ये 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। अब देखो जैसे मान लो कोई भी दो सरल रेखा है, जैसे एक ये खींच ली और ये खींच ली। अब ये रेखा यहाँ पर दोनों के आपस में टकरा गई, मिल गई, तो ये जो कोण है ना ये कोण क्या होगा हमेशा 90 डिग्री का होगा। समझ में आ गया ना? यार लंब रेखाओं का मतलब ये होता है, समझ में आ गई ना? लंब रेखाओं का मतलब क्या होता है? अभी दो रेखाएं आपस में एकदम से सीधी एक दूसरे के ऊपर गिर रही। जब दो रेखा आपस में एक दूसरे से सीधी होंगी ना तो वो क्या है पक्का है वो 90 डिग्री का ही कोण बनाएंगी। समझ में आ गया ना? लंब रेखाएं क्या होती हैं? वे रेखाएं जो आपस में एक दूसरे पर 90 डिग्री के कोण पर मिलती है। लंब रेखाएं क्या होती हैं? वे रेखाएं जो आपस में एक दूसरे पर 90 डिग्री के कोण पर मिलती है, यानी जहां भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे ना वहां वो क्या है 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं? लंब रेखाएं। अब देखो इसके बाद में तीसरा है वर्त की त्रिज्या। तो वर्त के बारे में अभी मैंने आपको समझाया भी और उसकी परिभाषा भी लिख के दी है। अब उसी का पार्ट है ये वर्त की त्रिज्या। अब देखो जैसे मैं इसको यहाँ आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये एक बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? वर्त का केंद्र बोलते हैं या मध्य बिंदु बोलते हो, ठीक है। अब वर्त की त्रिज्या क्या होती है? जब वर्त बनाएंगे तो अपने को कोई न कोई इस प्रकार से एक छोटी रेखाखंड की आवश्यकता होगी तभी तो वर्त बनेगा। समझ में आ गया ना? अब ये जो छोटा रेखाखंड है इसको हम क्या बोलते हैं? वर्त की त्रिज्या। अब इसी से क्या इस प्रकार से वर्त का निर्माण होगा, यानी वर्त बना सकते हैं। तो वर्त को अपने परिभाषित किस प्रकार से करेंगे कि केंद्र से, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या वर्त का केंद्र है, केंद्र से और ये जो बाहर का चारों तरफ का सो ये जो घेरा बना रखा है ना इस घेरे को अपन क्या बोलते हैं? वर्त की परिधि। यानी वर्त के केंद्र और वर्त की परिधि को मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या बोलते हैं? वर्त की त्रिज्या। अब देखो ये क्या होगा? वर्त का केंद्र यानी सेंटर पॉइंट हो गया और ये बाहर का जो गोल घेरा है ना इसको हम क्या बोलते हैं? वर्त की परिधि यानी उसकी परिसीमा यानी बाउंड्री। तो वर्त के केंद्र से वर्त की परिधि को जो मिलाने वाला रेखाखंड है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्त की त्रिज्या। तो ये जो तीसरा पार्ट है मैं यहाँ लिख देता हूँ, वर्त की त्रिज्या है ना, तो वर्त की त्रिज्या की परिभाषा लिख देता हूँ मैं, वर्त की त्रिज्या। इसको अपन किस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि वर्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या बोलते हैं? वर्त की
त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या है। इस प्रकार से आप इसको परिभाषित करोगे यार। ये जो मैं आपको परिभाषा बता रहा हूँ ये एकदम सिंपल वे में यानी अपनी भाषा में है, समझ में आ गया ना, कोई भी किताबी भाषा में नहीं है। ये कि मैंने खुद अपनी भाषा में बना के आपको सरल रूप से लिख के दी है। अब उसके बाद में क्या है, वर्ग। तो वर्ग तो आप जानते ही हो, वर्ग आयत वगैरह, समझ में आ गया ना, कोण वगैरह, ये सब तो आपने पिछले क्लासों में पढ़े। फिर भी हम वर्ग को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो। समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। यह परिभाषा मेरे हिसाब से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्ग के बारे में आपको जानकारी है। ये वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, ये तो पीछे क्लास 7th में 8th में आपने पढ़ ली है। तो इसकी परिभाषा मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ, आप लिख लेना। वर्ग का मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण समकोण हो, चारों भुजाएं बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आगे वाला क्वेश्चन है वो अपन आगे वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।